Hello dear student, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity। अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और इसके काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे निर्भर करता है और कैसे हम डिटरमाइन करेंगे किसी भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को। सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक रिएक्शन में जनरली हमारा जो अल्काइल हैलाइड होता है वो R और X होता है। R और X अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे R जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और हमारा जो हैलाइड आयन है X क्या है, हैलाइड आयन। तो X क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। X हो सकता है हमारा क्लोराइड हो सकता है, X हो सकता है हमारा ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। तो पहले फ्लोराइड आ जाएगा, पहले फ्लोराइड। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट है, ये इन बातों पे डिपेंड करेगा कि किसी गिवन न्यूक्लियोफाइल के लिए या किसी गिवन अल्काइल हैलाइड के लिए फ्लोरीन अगर अटैच्ड है, क्लोरीन अगर अटैच्ड है, ब्रोमीन या आयोडीन, तो ये कैसे रिएक्शन करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा हैलोजन ग्रुप होता है। तो हैलोजन ग्रुप का जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है, अगर हम बात करें HI, राइट, अगर हम बात करें HBr, अगर हम बात करें HCl, ये सब हमारा, और ये हमारा HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हमारा एसिड है और इसका जो करस्पॉन्डिंग बेस है वो आयोडाइड माइनस आयन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्रोमाइड आयन माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोराइड माइनस आयन, यहाँ पे फ्लोराइड आयन माइनस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो करस्पॉन्डिंग बेस है उतना ही वीक होगा। तो हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन में हम लोगों ने एसिडिटी में देखा था कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिडिटी धीरे धीरे घटती है। इसका मतलब है जो ये बेसिक, ये जो आयन है हमारा आयोडाइड आयन, ये वीकली बेसिक है। क्या होगा, ये हमारा वीकली बेसिक होगा। ओके, वीकली बेसिक का मतलब क्या है कि जो है इसका प्रॉपर्टीज ये होगा कि ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक क्या होता है कि स्ट्रॉन्गली बेसिक ये वो कंपाउंड होता है जो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दे। तो अगर कोई भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है सपोज, और इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए हमारा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और हाईली बेसिक होना चाहिए, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ट्रांसफर कर सके और कॉन्सिक्वेंटली या करस्पॉन्डिंगली हम कह सकते हैं कि हैलाइड आयन आराम से यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारा RNU बन जाएगा और हैलाइड आयन हमारा निकल जाएगा। ये सारा रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीकर एसिड और वीकर बेस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का उतना ही ज्यादा होगा। तो आप ये समझिए कि जो अल्काइल हैलाइड है ये बहुत ही तेजी में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। अल्काइल हैलाइड बहुत ही तेजी में हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ही तेजी में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, जनरली जल्दी देगा नहीं। तो इस तरह में हम देखते हैं कि जो जितना वीक बेसिक होगा वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, राइट। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है हमारा, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मतलब इसको न्यूक्लियस चाहिए, मतलब ये वहां पे जहां पे अटैक करेगा जहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का जहां पे कमी होगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इजीली वे में अपना इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन को सप्लाई कर सकता है। जो जितना आसानी वे में करेगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो ये बात हो गई जब हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। लेकिन अगर हमारे पास अराइल ग्रुप है या फिर हमारे पास विनाइल ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड के साथ अगर है, तो इस केस में जो
हैलाइड है वो अटैच्ड होता है किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ इस केस में, और इस केस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ रहता, बट यहाँ पे क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 के बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का और रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो इस केस में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जो ग्रुप होना चाहिए हैलाइड आयन वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप का कहने का मतलब है कि वो एक बेसिक वीकली बेसिक ग्रुप होना चाहिए, साथ में जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एनायन ही होगा, जैसे कुछ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास OH है, राइट, ओके, और हम लिख सकते हैं अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, OR, और भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास जो कि निगेटिवली चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। उसमें न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की बात करें, ठीक है, NH3 में लोन पेयर है, वाटर की बात करें OH2 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये सब सप्लाई करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसके पास, पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड कार्बन के पास। सो न्यूक्लियोफाइल हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन, जिससे कि वीकली बेसिक ग्रुप को ये रिलीज कर सके। तो ये चीज हम लोग देखेंगे आगे आने वाले क्लास में कि किस रेट से कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी गिवन अल्काइल हैलाइड को रिप्लेस करेगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सब चीज को आगे आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। मूव करते हैं हम अपने क्लास को रेट ऑफ रिएक्शन एंड काइनेटिक्स में। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, तो इस बेसिक को हम लोगों ने कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अच्छा, साथ में ये भी आप समझिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है डिपेंड करता है कि एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये कॉम्पिटिंग रिएक्शन है, और इन सब बातों को भी हम लोग देखेंगे कि कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, कैसा हमारा नेचर होना चाहिए अल्काइल हैलाइड का, कैसे ये SN1 या SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। ये सभी बातें डिपेंड करेगा दोनों के नेचर पे। इस चीज को समझने के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन को समझना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन, या फिर हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है। एलिमिनेशन को कहते हैं E1 रिएक्शन या E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन क्या होता है, E2 रिएक्शन क्या होता है। इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें काइनेटिक्स को समझना होगा। तो मूव करते हैं फर्दर ऑन काइनेटिक्स पे। सो काइनेटिक्स को समझने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ध्यान से देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ये तीन बातों पे निर्भर करता है, और ये तीनों बातें क्या क्या है। पहला है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरा फैक्टर है हमारा एनर्जी फैक्टर। दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी फैक्टर। एंड थर्ड वन है हमारा मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये तीन फैक्टर पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ओके, सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है कि किसी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस रेट से एक दूसरे से टकरा रहा है, मतलब कितना ज्यादा कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन फैक्टर है। ओके, दूसरा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अगर कोलिजन हो रहा है तो कितने कोलिजन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोलिजन हुआ तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही, उसका भी एक प्रोबेबिलिटी होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, तो उस हिसाब से उस हिसाब से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर। क्या है ये, एनर्जी फैक्टर।
एनर्जी फैक्टर ये होता है कि मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के पास, जो कि ये ट्रांजिशन स्टेट को वो पास कर सके। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, ट्रांजिशन, अगर कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को अगर रिएक्शन प्रोसीड करता है तो कुछ इस तरह से हमारा एनर्जी हिल आता है। एनर्जी हिल में ये मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पॉइंट है जहां पे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो स्टेट है ये हमारा कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन स्टेट। सो इस एनर्जी स्टेट को कवर करने के लिए प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को एक बेस लाइन से, ये रिएक्टेंट का बेस लाइन है, इससे हमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए। और ये एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करता है जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, या फिर हम कहेंगे रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट होगा इंटरमीडिएट में, ट्रांजिशन के स्टेज में, उतना ही कम हमें एनर्जी की जरूरत होगी। तो किसी भी रिएक्शन में कुछ बातें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारे पास एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा किस चीज पे? हमारा एनर्जी, किस चीज पे? हमारा कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर हमने कंट्रोल किया, ठीक है, सपोज टेम्परेचर को हमने, रिएक्शन टेम्परेचर को कंट्रोल किया, अगर रिएक्शन प्रेशर को हम लोग कंट्रोल किया, ठीक है, ओके, तो ये सब फैक्टर, जो फिजिकल फैक्टर जो हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्शन डिपेंड करेगा हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। और ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो सब्सट्रेट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, इन सब चीज को भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा जिसके पास एनर्जी फैक्टर होगा, या फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा एज पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ध्यान से समझना इस बात को कि एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कैन नॉट अल्टर द fraction of collision. An increase in concentration cannot alter the fraction of collision that have sufficient energy factor, or an increase in concentration factor or decrease in concentration factor cannot alter the collision that have probability factor. It's only increase the number of collision between the मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा कोलिजन में, उतना ही ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, या जितना ही कम कोलिजन होगा उतना ही रिएक्शन स्लो होगा। तो ये चीज समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना होगा, जो कि डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। और यहाँ पे ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी फैक्टर है, वो एनर्जी फैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। और एक्टिवेशन एनर्जी हर एक सब्सट्रेट, हर एक रिएक्टेंट के लिए अलग अलग होता है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए मेरे साथ। सो काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एलिफैटिक मतलब sp3 की बात करेंगे हम लोग। समझने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन करते हैं CH3Br, सबसे सिंपल सा अल्काइल हैलाइड हम लोग लिखें मिथाइल ब्रोमाइड।
इसका रिएक्शन करते हैं HO हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान CH3 दैट इज मिथेनॉल बना और ब्रोमाइड आयन हमारा रिप्लेस हो गया। ये रिएक्शन होगा। ओके, अब क्यों होगा देखिए, अगर हम ब्रोमाइड आयन की बात करें तो इसका जो एसिड होता है HBr, ओके, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो है हमारा बेस होगा वो ब्रोमाइड आयन होगा। और ये जो है हमारा बेस वीकली बेसिक होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है HBr। अगर HO माइनस की बात करें तो HO माइनस जो है H2O से बना होगा, तो ये वाटर वीक एसिड है एज कंपेयर टू HBr। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग बेस होगा OH माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, OH स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन माइनस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक बेस को रिप्लेस कर देगा, तो ये रिप्लेस हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम लोग करते हैं तो जो सॉल्वेंट लेंगे वो सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं इथेनॉल। क्यों ले लेंगे इथेनॉल? C2H5OH, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए जो हमारा मीडियम होना चाहिए उस मीडियम में जो रिएक्टेंट है वो घुल जाए, वो सॉल्युबल हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है हमारा C2H5OH मिथाइल ब्रोमाइड को भी सॉल्युबल कर लेगा और अल्कोहल में तो वाटर सॉल्युबल होता ही है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब इस रिएक्शन के रेट को अगर हम लोग देखते हैं तो अगर कंसंट्रेशन, अभी हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर डबल करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स करते हैं, तो रेट जो है वो बढ़ जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, अगर कंसंट्रेशन को अगर हाफ टाइम कर देते हैं, 1/2 टाइम करते हैं, तो रेट भी हाफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, 1/2 टाइम्स हो जाएगा, रेट घट जाएगा। साथ में अगर हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर 2 टाइम्स करते हैं, तो रेट अगेन 2 टाइम्स हो जाता है। ओके, और अगर मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं तो रेट हमारा अगेन क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा रेट, और यहाँ पे जो रेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हाफ टाइम हो जाएगा, मतलब 1/2 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें और कंसंट्रेशन को कंट्रोल करें, टेम्परेचर रिएक्शन एनवायरनमेंट, मतलब टेम्परेचर हम लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, प्रेशर कंट्रोल कर रखा है, सिर्फ कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 2 चीज पे निर्भर करता है, दो सब्सट्रेट में जो है हमारा, इस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br। CH3Br की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। सो वी कैन राइट हियर रेट इज इक्वल टू के, जहां के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे CH3Br, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH आएगा, नॉट Br, OH माइनस। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए कि अगर दोनों का कंसंट्रेशन 2 गुना कर देते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स होगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये जो है हमारा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है और हाइड्रोक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में है, अगर 1 मोल है तो क्या होगा? के होगा इतना मोल पर लीटर ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ both, that is alkyl bromide, that is methyl bromide and hydroxide ion। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को रिप्लेस किया, और इस रिएक्शन में जो रेट है वो डिपेंड करता है दोनों के कंसंट्रेशन पे। तो किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? हमारा न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सो न्यूक्लियोफाइल कैसा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सो ऐसा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और रेट जो हमने ट्रांजिशन स्टेट की बात किया वो डिपेंड कर रहा है, रेट 2 कंसंट्रेशन ऑफ 2 सब्सट्रेट पे, इस दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसे हम कहेंगे SN2 रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोमेनक्लेचर है ये सर इनगोल्ड ने दिया था, इसको ध्यान में रखना है। सर इनगोल्ड का बहुत ज्यादा योगदान है केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर बात करें या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ आरएस कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे चीज में इन्होंने अपना योगदान दिया, इनका टीम ने योगदान दिया है, तो कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है सर इनगोल्ड का। तो SN2 रिएक्शन हो गया। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, राइट। अब मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और इसके लिए हम लोग फिर से एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे और इसको समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो सपोज एक हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं CBr CH3CH3CH3, ओके। इसका अगर रिएक्शन हम लोग, ये अल्काइल हैलाइड पहला वाला हमारा प्राइमरी था और ये हमारा टर्शियरी है, अगर OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगेन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारा टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, CH3COOH, और यहाँ पे ब्रोमाइड आयन रिलीज होगा, ओके, Br-। अब इस रिएक्शन में और पहले वाले रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम लोग रेट की बात करें, सो रेट डिपेंड करेगा अगेन कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। सो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ किसका टर्ड ब्रोमाइड इंक्रीज करते हैं, दैट इज RBr, ठीक है, इस रिएक्शन में R हमने ले लिया, अगर इसको इंक्रीज करते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तो करस्पॉन्डिंगली रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर हाफ करते हैं रेट कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं x/2 कर देते हैं तो रेट भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज ये समझ में आ गया कि रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। अगर साइमल्टेनियसली अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH का अगर हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है OH पे डिपेंड नहीं करता है। ऑब्वियसली जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे वो एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो दोनों को क्या करेगा, सॉल्युबल करेगा। तो अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल हम लोग सॉल्वेंट ले लेंगे, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, एंड नॉट इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। चूंकि ट्रांजिशन स्टेट में हमारा जो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल वाले स्पीसीज पे डिपेंड होगा। सो इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा, एक ही मॉलिक्यूल वहां पे होगा, जो कि हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा, हाइड्रोक्साइड आयन वहां पे एग्जिस्ट नहीं है, मतलब वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो SN1, और सबस्ट्रेट पे अगर हम ट्रांजिशन स्टेट में बात करें सिर्फ एक स्पीशीज है तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ ये चलेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेम सबस्ट्रेट पे मतलब अल्काइल, मतलब सेम बेस पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, अलग अलग अल्काइल हैलाइड कभी SN1 रिएक्शन में जाता है, कभी SN2 रिएक्शन में जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो जवाब है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, सो थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको लेक्चर, बट आपको समझ में आता चला जाएगा। तो इसका जवाब जो है कि क्यों जाता है ये डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे, किस हिसाब से मैकेनिज्म होता है, एक्सपेरिमेंट से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है,
वो प्रॉपर्टीज जो मैकेनिज्म, जो प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है वो मैकेनिज्म को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।